अब देखिए जो आइटम्स लिए गए हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, उनका वेट कितना है। तो जितने भी आइटम्स हैं 3 भाग में बांटा गया है। तो डब्ल्यूपीआई में आप देखें कि प्राइमरी जो आर्टिकल है जिसमें फूड आइटम्स आते हैं, जो 697 आइटम हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी आर्टिकल, पावर एंड फ्यूल जो इस पर हम खर्च करते हैं, और तीसरा जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है जो इंडस्ट्री में बनता है। तो यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल का वेट जो है 22.62, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें सीपीआई में तो फूड का वेट कितना है 45.6। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनका जो फूड का वेट होता है, भार होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है फूड आइटम पे खर्च करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये सुपीरियर है। खास करके हम किसकी बात करें तो जो आम आदमी है, यानी भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या लो इनकम के पीपल। उसके बाद फ्यूल एंड पावर दोनों में लिया गया है। देखो पावर एंड फ्यूल जो है उससे सब लोग जुड़े हुए हैं, हम भी और आप भी। क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष रूप से अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी है तो उसके लिए फ्यूल का खर्चा। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी नहीं है तो फिर भी जो है, ठीक है, आप इस पर खर्च करते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, आप बिजली को यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे सब लोग खर्च करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो। तो यहाँ तकरीबन जो है आप देखेंगे कि सीपीआई में कम है। जो अमीर लोग हैं स्वाभाविक हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसलिए ये भी जो है यहाँ से भी आपको पता चल गया होगा कि इसका वेट कम है, तो ये आम आदमी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद जो तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, यानी उन सब वस्तुओं की बात करें तो जिस पे जो इंडस्ट्री में बनते हैं, यहाँ पे सेवाओं प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों को लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि जो सीपीआई है वो बेहतर इंडिकेटर दे रहा है। क्यों बेहतर इंडिकेटर? इसलिए है क्योंकि फूड आइटम जो है उसका वेट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा एक चीज़, डब्ल्यूपीआई का भी अपना एक मेरिट है। तो डब्ल्यूपीआई में देखें कि एक तो जो प्राइमरी आर्टिकल है उस पर वेट बहुत कम है, जिसमें फूड भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब वेट कम होने का मतलब कि इस तरह के लोग जो हैं वो उनका इनकम का एक छोटा हिस्सा जो है खाने पीने की चीज़ों पे खर्च होता है। तो किस तरह के लोग होंगे? और साथ साथ जो लास्ट वाला है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, यानी वो अपने इनकम का तकरीबन 64% वो इंडस्ट्री में जो सामान बनता है उस पर खर्च करते हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये वो सारे लोग हैं जिनका बास्केट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, यानी जो टोकरी है जिस वस्तुओं के जिस पे वो खर्च करते हैं वो काफ़ी बड़ा है। यानी वो जो है फूड आइटम पे तो सब खर्च करता है चूँकि बेसिक नीड है, ठीक है, लेकिन जो बाकी जो आइटम हैं उस पर ज़्यादा खर्च कौन करते हैं? मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे ज़्यादा खर्च कौन करता है? तो स्वाभाविक है जो लोग अमीर हैं। लेकिन सरकार कभी भी ये नहीं कहेगी ये अमीरों के लिए गरीबों के लिए नहीं। सरकार यहाँ कहती है कि डब्ल्यूपीआई सुटेबल किसके लिए सुटेबल है? जो लोग एक सिलेक्टेड जो है कहा जाता है कि एक सिलेक्टेड क्लास ऑफ पीपल, मतलब आप समझ गए होंगे, तो उनके लिए सुटेबल है। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक आप देख रहे हैं। डब्ल्यूपीआई किसी भी तरह से महंगाई के कारण जो है आम लोगों के ऊपर जो ज़्यादा असर हो रहा है, देखो महंगाई के कारण सबके ऊपर असर होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? तो ज़्यादा आम आदमी। तो महंगाई के कारण जो है आम आदमी पे ज़्यादा असर जो है हो रहा है या कम हो रहा है। तो इसका बेहतर सूचकांक जो है वो सीपीआई है, ना कि डब्ल्यूपीआई। क्योंकि सीपीआई में उन सब चीज़ों का भार या वेट ज़्यादा है जिस पे भारत के आम लोग जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसमें आपने देखा फूड आइटम का। तो एक तो ये आपका जो है, ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का समझ में आ गया। ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो उनका लिस्ट है, तो ये लिस्ट हमेशा क्या होता है? रिवाइज होता है। यानी कुछ चीज़ों को निकाला जाता है और नई चीज़ों को क्या होता है? ऐड किया जाता है। क्योंकि लोगों का जो खर्च करने का तरीका है वो बदलता है। साथ साथ नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें कभी कभी देखोगे आउटडेटेड हो जाती है, नई चीज़ें आ जाती है। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 90 के दशक से पहले की बात करें तो उस दौरान जो है हमारे देश में मोबाइल नहीं था, 95 से पहले। तो लोगों का जो कम्युनिकेशन पे जो खर्च होता था काफ़ी कम होता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि उस पर खर्च क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो स्वाभाविक है उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। आप खुद जो है पहले नहीं खर्च करते थे, अब खर्च कर रहे हैं। तो नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, चीज़ें बदलती हैं और नई नई चीज़ों पे हम खर्च करते हैं। तो स्वाभाविक है ये रीशफलिंग होता है, यानी पुरानी चीज़ों को हटाया जाता है और नई चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो ये निरंतर होता रहेगा। और साथ साथ आप देखेंगे कि, ठीक है, ये लिस्ट जो है वो हमेशा चेंज होगा, कभी बढ़ गया कभी घट गया। ये पहले जो था 674 था, इसको बढ़ा के 697 कर दिया, ठीक है। तो ये सब भी होगा। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई, मैंने कहा कि सीपीआई में आपका रिटेल प्राइस ले आता है और हम और आप रिटेलर से जो है सामान खरीदते हैं। तो रिटेल प्राइस जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा। लेकिन सरकार का, मैंने कहा डब्ल्यूपीआई यानी रिटेल प्राइस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी जो कहा जाता है एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च के द्वारा
NSO जो है, CSO जो है, वो डेटा कलेक्ट करती है और कोशिश करती है कि बेहतर परफॉर्मेंस दे। अभी भारत की बात करें, ठीक है, तो ये सूचकांक सबसे अहम है और इसी को यूज़ किया जाता है। CPI बहुत सारे हैं, CPI अर्बन मैंने बताया, CPI ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो गया, ठीक है, दोनों को मिला दें तो CPI कंबाइंड यानी पूरे इंडिया का। तो इसी को मेन सूचकांक के बारे में, ठीक है, लिया जाता है एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। और जब अगस्त में डेटा आएगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो आप देखेंगे कि बताया जाएगा कि पिछले महीने महंगाई की दर इतने परसेंट रही। तो ये जो है, ठीक है, WPI का आंकड़ा भी आता है, लेकिन पॉलिसी के लिए सरकार इसको यूज़ करती है, ठीक है। आई होप कि CPI में और WPI का वेट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो कीमतें जब बढ़ती हैं या घटती हैं, तो ये एक तुलनात्मक चीज़ है। ये क्या है? एक तुलनात्मक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपना एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अब जैसे मान लो, ठीक है, कीमत बढ़ गया, आप कहते हैं कि सर दाम बढ़ गया, इसका मतलब कि आपके माइंड में कोई एक पुराना प्राइस है, तो जिसके तुलना में आप कह रहे हैं कि सर दाम बढ़ गया या दाम घट गया। तो जब भी हम लोग सूचकांक बनाते हैं तो हम लोग फिर लेते हैं बेस ईयर मतलब, ठीक है, वो साल जिसके प्राइस की तुलना में हम कैलकुलेशन करते हैं कि प्राइस बढ़ा या प्राइस घट गया। अब चूंकि ये जो है फाइनेंशियल ईयर पर फॉलो करता है कौन? WPI, और ये फॉलो करता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12 और बेस ईयर हमेशा चेंज होता है। इसका जो है अभी 2012 है, ये पहले जो है कुछ दिन पहले तक 2010 था, तो ये भी काफ़ी पुराना हो गया है। यानी इस साल की प्राइस की तुलना में हम कंपेयर करके अपना रिजल्ट देते हैं, तो बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखोगे हमेशा जो है बेस ईयर आगे शिफ्ट होता है, तो बहुत ही जल्द उम्मीद है इस बेस को शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही शिफ्ट होगा तो स्वाभाविक है सारे आंकड़े फिर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है। एक और चीज़ जो है, जो CPI में जो आपको खुद मेहनत करना है, CPI कैलकुलेट करते वक्त वो पहले अर्थमेटिक मीन को लेते थे और अब वहाँ से मूव कर गए हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ये प्योर मैथमेटिक्स है, जो मीन का मतलब होता है औसत, एवरेज। तो कई तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। तो पहले जो है यहाँ पे, ठीक है, AM का मतलब एवरेज मीन को लिया जाता था, ठीक है, अर्थमेटिक मीन को, और अब वहाँ से किस पे चला गया है, ज्योमेट्रिक मीन पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, जो लोग मैथ्स पढ़ते होंगे वो आपको बेहतर समझा पाएंगे या आपको समझ बेहतर होगी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इससे क्यों बेहतर है और इसका यूज़ कहाँ किया करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि हर एक तरह का जो मीन है यानी औसत है, जो एवरेज है, ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। अब जैसे किसी केस में अर्थमेटिक मीन ज़्यादा सूटेबल है, कहीं कहीं पे ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा सूटेबल है। तो कहाँ क्या ज़्यादा सूटेबल है, ये प्योर मैथ्स का चर्चा है, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे समझ में आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते थे CPI में, अब हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, ठीक है। तो दो आपको मैंने बताया, CPI और WPI। याद रहे फाइनल लाइन, CPI जो ऑल इंडिया है यानी कंबाइंड, ठीक है, वो जो है अभी सरकार के लिए पॉलिसी मेकिंग में उसका यूज़ होता है, ठीक है। अलग बात है कि WPI की भी गणना होती है, उसके भी आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और सूचकांक है जिसके बारे में चर्चा कम होती है, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा कम होती है, उसका नाम है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स। कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। अब ये होता क्या, देखो, उससे पहले कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से भारत में कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन महंगाई है उसकी प्रकृति बदल गई है। पहले जो है, कम से कम 2009 की बात करें, उससे पहले जो भारत में महंगाई का जो नेचर था वो था टेम्पोररी, और अब हो गया है परमानेंट यानी क्रोनिक, ठीक है। तो पुराने जो इन्फ्लेशन होते थे 2009 से पहले, तो उसके पीछे मेनली दो ही कारण था, दो कारण प्रमुख थे। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ना, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है पेट्रोल डीजल भारत महंगा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आपको पता ही है सब कुछ महंगा होगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का दाम बदलता है या बढ़ता है या घटता है, तो उस पर भारत सरकार का, ठीक है, कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से होता है। और दूसरा था मॉनसून, ठीक है। अगर मॉनसून मान लो अनफेवरेबल है तो स्वाभाविक है उत्पादन काफ़ी कम हुआ। तो जो हमारे खास करके जो फूड आइटम्स हैं, जो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं महंगाई के दर को तय करने में, तो हमारे देश में फूड आइटम का दाम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फूड आइटम का दाम बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर भारत सरकार का, सही पूछो तो, कोई नियंत्रण नहीं था,
अभी भी नहीं है। तो ना तो फूड आइटम पे पूरी तरह से है, थोड़ा बहुत चलो है, लेकिन पूरा नहीं है। अगर मानसून ही साथ ना दे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन सब चीज़ों का दाम बढ़ेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो कच्चे तेल के दाम अभी भी जो है वो तय होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो पुराने समय में जो महंगाई होती थी, तो मेनली इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, और ठीक है, इन दोनों के ऊपर ठीक है भारत सरकार की पॉलिसी का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं था, चाहे वो राजकोषीय नीति हो, मौद्रिक नीति हो। लेकिन 2009 के बाद हमने देखा कि ये जो भारत में जो महंगाई है वो हो चुका है क्रोनिक, मतलब दीर्घकालीन। यानी अब जो भारत में महंगाई है उसके पीछे देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो हम लोग देखें कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट क्यों आया। अब देखो, सरकार बनाती है राजकोषीय नीति, आरबीआई में बनाती है मौद्रिक नीति। तो ये दोनों जो है समय समय पे अपनी पॉलिसी का आकलन करती है कि कितने प्रभावकारी ढंग से उसकी पॉलिसी काम करी है, एक तरह से फीडबैक। ठीक है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं, ठीक है, उसका जो फॉलोअप कहते हो तो उसका कितना प्रभावकारी रहा है, या आरबीआई ने जो प्रभाव उठाए हैं, ठीक है, ये कदम उठाए हैं, उसका कितना असर पड़ा। जैसे आपने देखा होगा, इसके कारण जो मैंने पढ़ा था बैंकिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कि आरबीआई ने रेट तो घटाया रेपो रेट को, लेकिन बैंकों ने उसका फ़ायदा जो है आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया, यानी बहुत प्रभावकारी नहीं रहा। तो इसलिए जो है अब वो एक्सटर्नल फैक्टर रेपो रेट पे आ गई है। ठीक है, तो जैसे मान लो, ठीक है, आरबीआई और भारत सरकार की बात करें, आरबीआई का मौद्रिक नीति और भारत सरकार का राजकोषीय नीति, तो ये दोनों, ठीक है, इनका जो दायरा है, इनका जो रेंज है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं है। कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ेगा तो आरबीआई और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर मान लो मानसून फेवर में नहीं है तो स्वाभाविक है फूड आइटम का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। तो कोर इन्फ्लेशन में सरकार चाहती थी मापना कि सरकार की जो पॉलिसी है वो कितना प्रभावकारी है, यानी हाउ वेल गवर्नमेंट्स पॉलिसी एज वेल एज आरबीआई वो काम कर रहा है। अब मान लो जिन जिन क्षेत्रों तक आरबीआई की पॉलिसी या भारत सरकार की पॉलिसी का पहुंच है, ठीक है, तो वहां पे कीमतों को जो है नियंत्रण में रखने में सरकारें सफल हुई हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पता चला कि कच्चे तेल का दाम बहुत तेजी से बढ़ गया और मानसून फेवरेबल नहीं रहा। तो इन दोनों के कारण जो है ओवरऑल भारत में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति जो है, ठीक है, पूरी तरह फेल कर गया? नहीं, लेकिन कीमतें तो बढ़ी है। तो कीमतें जो बढ़ी हैं मेनली दो आइटम के कारण, ठीक है, कच्चे तेल का दाम, पावर फ्यूल, एंड सेकेंड आपका एग्रीकल्चर आइटम, महंगाई के कारण ये मानसून फेवरेबल नहीं रहा। तो इसमें सरकार की पॉलिसी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो कोर इन्फ्लेशन के थ्रू सरकार चाहती है कि कितना प्रभावकारी सरकार की राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति काम करी है, ठीक है, उसको क्या करना, देखना और जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना। क्योंकि उसके आधार पे क्या करती है सरकार, डिसीजन लेती है। जो हमने आरबीआई का उदाहरण दिया, ठीक है, कि उसने जो है इंटरनल फैक्टर से, जो पहले बेस रेट था, फिर एमसीएलआर हुआ और अब आ गया रेपो रेट। जो रेपो रेट एक्सटर्नल है जो आरबीआई तय करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि जो इन्फ्लेशन का वो इंडेक्स बनाएगी कोर इन्फ्लेशन में, तो इसमें सब कुछ रखेगी, ठीक है, सारी चीज़ें रखेंगे जो डब्ल्यूपीआई में था, लेकिन दो चीज़ों को हटा दिया गया उसमें से। दो चीज़ मतलब, ठीक है, कच्चा तेल को हटा दिया गया, पावर फ्यूल हटा दिया गया, और दूसरा, ठीक है, फूड आइटम को हटा दिया गया। क्योंकि इन दोनों की जो कीमतें होती हैं बहुत ही वॉलेटाइल होती हैं, बहुत ही अस्थिर होती हैं, और ये बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, बदलता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने उसका उदाहरण है। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेज़ी से बढ़ता भी घटता भी। इधर देखिए आप कोविड-19 में क्या हुआ, कच्चे तेल का जो दाम है बहुत तेज़ी से घट गया। ठीक है, फूड आइटम की बात करें, ठीक है, कभी कभी देखोगे कि प्राइसेस जो है फूड आइटम के काफ़ी कम हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन दोनों के कारण हो सकता है कि ओवरऑल जो भारत में महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ जो हैं पूरी तरह से फेल कर गई, या आरबीआई की जो पॉलिसी है काम नहीं करी है। तो इसलिए सरकार ने तय किया कि हम जो है एक अलग सूचकांक बनाएंगे, कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जिसमें हम जो है ये दो जो चीज़ें हैं जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उसको बाहर रखेंगे। यानी एक फूड आइटम और दूसरा आपका कच्चा तेल, ठीक है। और इन दोनों को निकाल दें अगर, और उसके बाद जो सूचकांक बनता है, यानी उसमें वही सारे आइटम्स आते हैं जिसके ऊपर सरकार की पॉलिसी, आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उसको लेकर सूचकांक बनाते हैं, तो वो जो है कोर इन्फ्लेशन। तो सरकार की जो नीति होती है, जो मैक्रो लेवल पे सरकार पॉलिसी बनाती है, आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है, तो वहाँ पे, ठीक है, इसको लिया जाता है कोर इन्फ्लेशन को। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसका रेट जो है अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं बहुत कम होता है, ये है 1.2%।
ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2% के आसपास का घूमता है, ठीक है। पिछले 10 सालों से ये 2% के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा आपका जो है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, ये आप ध्यान रख लें, हो सकता है इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। थोड़ा सा अब हम लोग, ठीक है, चर्चा करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उसका भी इन्फ्लेशन से संबंध है। क्योंकि भारत में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो उससे हर एक आदमी प्रभावित होता है, खास करके जो गरीब लोग हैं। चूँकि फूड आइटम्स का वेट हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हम मॉनसून को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, सरकार की पॉलिसियों का भी, ठीक है, काफ़ी हद तक कीमतों पे असर पड़ता है। अब जैसे मान लो, ठीक है, एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो कभी कभी देखोगे भारत में कि किसी चीज़ का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो उस साल जो है फसल उत्पादन कम हुआ तो दाम आसमान को छू लिया। अगले साल देखोगे कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि सरप्लस क्रिएट हुआ और मार्केट में जो रेट इतना कम हो गया कि किसानों के लिए उससे जो है लागत मूल्य तक जो है रिकवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अब ये जो है अर्थव्यवस्था में असंतुलन जो है पैदा करता है, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, सरकार का क्या रोल है, तो जरा हम लोग एक उदाहरण देखें। एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ वो आखिर है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ चीज़ों की कीमतों में आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ बदलाव होता है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। तो एक मैं लेके चलूँ किसका, ये ओनियन यानी प्याज का, ठीक है। देखेंगे इसका दाम होता है, फिर आपका पल्स यानी दाल वगैरह जो है, ठीक है, उसका भी दाम बहुत फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है पॉलिसी पैरालिसिस को, यानी सरकार के पास ना विज़न नहीं है, सरकार सही तरीके से काम नहीं करी है। अब जैसे पहले साल देखो, देखिए ये आपके हो सकता है एग्जाम इस बार है, पहले साल क्या हुआ, पहले साल जो है, ठीक है, इसका शॉर्टेज हो गया, ठीक है। तो इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये कीमत बहुत ज़्यादा हो गया। पहले साल की बात मैं कह रहा हूँ, इसका शॉर्टेज है तो कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा, कीमत बढ़ने के पीछे एक और कारण भी है, जमाखोरी, ठीक है, होर्डिंग। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सरकार का है, उससे दूर करेगी। ये जो है प्याज की बात करें, आपने देखा होगा बीच में 150 पहुंच गया था। ये आज की समस्या नहीं है, मुझे याद है 95 की बात करें, 95 में भी, ठीक है, उसका दाम जो उस वक्त हिसाब से 80 रुपये किलो था। तो 1995 में 80 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। तो आम आदमी के पहुंच से बाहर था। तो इस साल जो है जिन्होंने प्याज का उत्पादन किया किसानों ने, तो उनको बहुत अच्छा खासा क्या हुआ, कमाई हुई। तो अगले साल क्या होगा, ठीक है, जो किसान है, ठीक है, सारे लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज उगाया। तो सेकेंड ईयर, ठीक है, ये स्वाभाविक है, कोई एक आदमी भी, आम आदमी भी जो पॉलिसी बनाता है उसको पता है कि इस साल जो है प्याज का शॉर्टेज है। तो इस साल जिन्होंने प्याज उगाया, जिनका फसल अच्छा हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा कमाई हुई, ठीक है, चाहे वो किसान हो या बीच वाले लोग जो भी हों। तो स्वाभाविक है अगले साल क्या होगा, आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, ठीक है, ज़्यादा का ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो अगले साल जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, ठीक है। अब ये हो गया सरप्लस हो गया। नतीजा सेकेंड ईयर जो है कीमतें इतनी कम हो गई कि किसान जो है, ठीक है, अपने जो कॉस्ट है, लागत है, उसको तक रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे साल क्या होगा, ठीक है। तीसरे साल जो है किसान जो है डायलेमा में है, ठीक है, प्याज का फसल उगाए या ना उगाए। क्योंकि पहले साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, कमाई हुई। सेकेंड ईयर जो है, ठीक है, उनको लॉस हो गया। तो तीसरे साल वो डायलेमा में है, ठीक है, प्याज उगाएं या ना उगाएं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है, ठीक है, जो इस बार आर्थिक समीक्षा में चर्चा है, इसका नाम है, ठीक है, कॉबवेव फेनोमेना। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉबवेव, ठीक है, फेनोमेना, ठीक है। यानी कॉबवेव का मतलब होता है मकड़े का जाल, ठीक है, उलझ गए हैं किसान, ठीक है, क्या करें। ये कॉबवेव फेनोमेना जिसको बोलते हैं, पी का मतलब फेनोमेना, ठीक है। तो मकड़े के जाल की तरह उलझ गए हैं कि थर्ड ईयर वो करे तो क्या करे, क्योंकि सेकेंड ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि सारा डूब गया। तो जनरली क्या होगा, ठीक है, जो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इससे कम। तो थर्ड ईयर भी क्या होगा, लोग कम उगाएंगे तो शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके समझ में आना चाहिए। तो थर्ड ईयर जो है, देखो भारत सरकार क्या करती है, ठीक है, कि MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, वो घोषणा करती है, बहुत ज़रूरी है। अब फसल जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, जब लोग उगाते हैं उससे पहले सरकार जो है ये रेट घोषित करती है, ठीक है। जैसे मान लो प्याज का तय किया 2000 रुपये मीट्रिक टन, ठीक है। तो 2000 रुपये जो है, ठीक है। तो देखिए
1000 किलो का 1 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। तो 2000 रुपये मीट्रिक टन, यानी कितना हो गया, 2 रुपये, ठीक है। तो 2 रुपये कम हो गया, मान लो 20,000 रुपये मीट्रिक टन। तो प्याज का जो है MSP तय किया 20,000 मीट्रिक टन। इसका मतलब कि या 20 रुपये किलो कह लो, 20 रुपये किलो ज़्यादा आसान है। तो भारत सरकार ये रेट अनाउंस करती है, ठीक है, 20 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है, कि किसानों को एक तरह का आश्वासन देती है कि आप फसल उगाइए, ठीक है, यहाँ से आप परेशान ना हो, ठीक है, इस साल आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फसल उगाइए और कम से कम 20 रुपया, ठीक है, तो आपको मिलेगा। और इस रेट पे जो भारत सरकार की मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, चाहे राज्य सरकार की भी जो है, वो आपसे इस रेट पे खरीदेगी। अगर बाजार में रेट बहुत कम मिल रहा है तो आप अपने फसल को क्या करें, ठीक है, सरकार की एजेंसी को बेचें, ठीक है। तो एक तरह का उसके लिए क्या है, एश्योरेंस है, यानी कम से कम जो है 20% यानी 20 रुपये पर किलोग्राम तो रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो प्याज का फसल लगाएंगे और, ठीक है, अगले साल जो है, तीसरे साल जो है प्याज का उत्पादन होगा। अगर मार्केट में, ठीक है, मार्केट मान लो जो ओपन मार्केट में सेल परचेज होता है तो डिमांड सप्लाई, तो वहाँ पे मान लो तीसरे साल प्याज का फिर से बम्पर फसल हुआ और रेट काफ़ी कम है, रेट मान लो 5 रुपये पे आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ठीक है, वो अपने सामान को क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे, तो 20 रुपया कम से कम है। लेकिन अगर मान लो फसल कम हुआ तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो ओपन मार्केट में बेचेंगे, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये जो MSP का कंसेप्ट है, ये एक तरह से जो कहा जाता है इम्बैलेंस और स्थिरता जो आ जाती है तो उसको वो दूर करता है। और इसलिए ये बहुत मैटर करता है सरकार के लिए कि जिन सब चीज़ों का, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पे, ठीक है, सरकार सही तरीके से पॉलिसी बनाए। और ख़ास करके देखोगे जो नॉन पेरिसेबल गुड्स हैं, यानी जिनको आप स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है, तो उसी की कालाबाजारी भी होती है, उसी की होल्डिंग भी होती है। जो बेसिकली कहा जाता है कि आप देखो जो हरी सब्जियां हैं, तो हरी सब्जियां का लाइफ क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स हैं, तुरंत खराब होता है। तो उन सब चीज़ों का देखोगे जमाखोरी नहीं होता है, और उन सब चीज़ों का जो दाम है, ठीक है, वो बहुत ही खास करके ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ तो बहुत सस्ते मिलते हैं। उन सब चीज़ों को आप ढो करके बहुत दूर तक मार्केट में नहीं पहुँचा सकते हैं, खराब हो जाएगा। तो खैर आपने बजट में पढ़ा होगा, उसकी व्यवस्था भी हो रही है कि वहाँ पर किसानों को अच्छा इनकम मिले। तो किसान रेल का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, किसान जो है उड़ान का कंसेप्ट आया है। तो खैर वो तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी तो सरकार के लिए MSP बहुत ज़रूरी है। तो MSP डिक्लेयर करेगी तो किसानों के लिए एक तरह से क्या हो गया, एक मिनिमम रिटर्न की गारंटी होती है, जिससे क्या होगा कि वो फसल को उगाएंगे और अर्थव्यवस्था में, कंट्री में उन सब चीज़ों का शॉर्टेज नहीं होगा। लेकिन भारत में कितने तरह के, ठीक है, आइटम्स का जो है क्या कहोगे MSP डिक्लेयर कर दी सरकार, तो तकरीबन 23, ठीक है, 23 वस्तुओं पे MSP है। 22 + 1 आपका जो गन्ने का हो गया, ठीक है। तो इससे ये भी सरकार की आलोचना होती है कि आपने सिर्फ 23 वस्तुओं पे MSP डिक्लेयर किया है, तो ये जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसको प्रभावित करेगा। किसान उन्हीं सब चीज़ों का उत्पादन करना पसंद करेगा जिस पे सरकार MSP दे रही है, ठीक है, यानी एक मिनिमम रिटर्न की। और बाकी जो MSP के दायरे में नहीं आता है तो उन सबों के फेवर में उत्पादन नहीं होगा। ये एक संभावना है, ठीक है, कि जिन सब चीज़ों पर सरकार MSP नहीं दे रही है तो हो सकता है किसान उन सब चीज़ों का उत्पादन ना करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो खैर, तो इन्फ्लेशन की बात हम लोग कर रहे थे। अब थोड़ा सा, ठीक है, इन्फ्लेशन पे जो हम लोग चर्चा करें, तो भारत सरकार, ठीक है, काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे। ध्यान रहे, भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे और RBI काम करती है इन्फ्लेशन थ्योरी पे। ये ध्यान रहे, ठीक है। यानी अगर हम इसको 2 भागों में बांटें, ये हो गया गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है आपका RBI, ठीक है। तो भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे, ठीक है, ग्रोथ थ्योरी, और RBI काम करती है इन्फ्लेशन थ्योरी पे। और दोनों के बीच क्या संबंध है, तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया की सरकार की एक ही पॉलिसी है, देश को आगे बढ़ाना। कैसे? उत्पादन को बढ़ा के। लेकिन उत्पादन को बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो देश का जो ड्राइवर है, ड्राइवर कौन है? उत्पादक, ठीक है। हम और आप आते हैं कंज्यूमर में, ठीक है। देखो, सबसे जो पहला रोल है, 3 स्टेज पे काम होता है। तो पहला रोल है जो फ्रंट से लीड करना है, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का रोल जो है सबसे अहम होता है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आप अपने क्षेत्र के माहौल को, ठीक है, उत्पादन के अनुकूल बनाएं। जैसे आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है, बैकवर्ड स्टेट है, तो क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि आपके स्टेट में उत्पादन नहीं हुआ, आपके स्टेट में इंडस्ट्री नहीं लगे। तो किसकी विफलता है? तो आपकी सरकार की। तो पहला ड्यूटी है गवर्नमेंट का कि अपने स्टेट या अपने कंट्री के जो इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, उसको उत्पादन के अनुकूल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है,
बहाल करे या अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाए। और जब आपका क्षेत्र उत्पादन के अनुकूल हो जाएगा तब आता है सेकंड स्टेज पे ड्राइवर। ड्राइवर कौन होते हैं? उत्पादक। तब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री आपके स्टेट में लगेगा, उत्पादक वर्ग आएगा, वो निवेश करेगा, प्लांट लगाएगा, मशीन लगाएगा, वहीं पे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, वहीं उत्पादन करेगा। और जब उत्पादन होगा तभी आपके लिए भी क्या होगा? रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, तब आपको रोजगार मिलेगा और तब आप अपने लिए इनकम जनरेट करेंगे और तब जो है आप बनेंगे उपभोक्ता। तो हमारा आपका जो रोल है वो सबसे अंत में आता है। तो किसी भी कंट्री का जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ है ये 3 स्टेज पे, 3 लेवल। फर्स्ट सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और सबसे नीचे हम यानी कंज्यूमर। तो हमारा रोल सबसे अंत में है, ठीक है। तो जो हमारा ड्राइवर है, फिर से मैं उसी को बात कर रहा हूँ कि आपका क्षेत्र पीछे क्यों रह गया? तो बहुत सिंपल रीज़न है, आपके क्षेत्र में उत्पादन नहीं हुआ। उत्पादन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर को हम छोड़ दें, ठीक है, एग्रीकल्चर की तो सब जगह है, हम बात करें इंडस्ट्री की, ठीक है। तो आपका क्षेत्र पीछे क्यों रह गया? क्योंकि आपके क्षेत्र में उत्पादन नहीं हुआ। तो क्या, तो जो कारण है वो इसका उपाय है। तो जरूरी क्या है? आपका क्षेत्र आगे बढ़े तो आपके क्षेत्र में उत्पादन हो, तो कंपनियां आपके क्षेत्र में क्या करें? इंडस्ट्री लगाएं। खैर, तो जो हमारे उत्पादक वर्ग हैं, प्रोड्यूसर, तो आपके क्षेत्र में आकर के वो क्या करें? उत्पादन करें। तो उसके लिए उनको हम क्या करें? इनकरेज करें। उनके लिए हम क्या क्या करें? ठीक है, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो, ठीक है, उनको क्या करेगा? इनकरेज करेगा। उनके लिए एक तरह का इंसेंटिव होगा। तो उनके लिए हम क्या क्या करें? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लिस्ट ये सब चीज़ मेन से पढ़ोगे, ठीक है। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है, टैक्स पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक सबसे जो कहा जाता है अहम है वो है कीमतों का बढ़ना, यानी इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि जब तक कीमतें नहीं बढ़ती हैं तब तक उत्पादक वर्ग जो है, ठीक है, वो कभी भी जो है, ठीक है, इनिशिएटिव नहीं लेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास पैसा है और 3 ऑप्शन आपके पास, 3 चीज़ों का आप उत्पादन कर सकते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो ए का जो है, प्रोडक्ट ए का जो है वो दाम बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बी का दाम रुका हुआ है, प्राइसेस कांस्टेंट हैं, और प्रोडक्ट सी का दाम घट रहा है। तो आप किसको बढ़ाना पसंद करेंगे? ठीक है, आप सबका आंसर होगा ए। क्यों? कीमतें बढ़ रही है। तो कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है ना, ठीक है, इससे बेहतर कोई इंसेंटिव नहीं होता है। तो जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं ना, ठीक है, उत्पादक वर्ग क्या होता है? वो इनकरेज होता है, वो उत्पादन शुरू करता है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और कहा जाता है इसलिए कि ग्रोथ के लिए सबसे पहला ज़रूरी क्या है? इन्फ्लेशन। कीमतें रुकी हों, अस्थिर कीमत हो, या कीमतें घट रही हों, तो उस पर कभी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। वो तभी होगा जब कीमतें बढ़ रही हों, कीमतें बढ़ रही हों। लेकिन इंटरनेशनली माना गया है कि 3 से 4% जो महंगाई की दर है वो आइडियल माना जाता है। यानी किसी भी कंट्री के विकास के लिए ये एक आइडियल कंडीशन है कि महंगाई की दर 3 से 4% के बीच में हो, ठीक है, 3 से 4%। और जब तक, ठीक है, 3 से 4% जो है के बीच महंगाई की दर नहीं होगी तब तक जो है उत्पादक वर्ग, जो हमारा ड्राइवर है, वो उत्पादन ही करेगा, ग्रोथ नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो पहला कीमतों का बढ़ना, दूसरा अस्थिर कीमत, तीसरा कीमतों का घटना, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कीमतों का बढ़ना। तो ये क्वेश्चन 3 साल पहले आपके प्री में आया था, ठीक है। इसलिए पूरी दुनिया मानती है कि इन्फ्लेशन ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, यानी इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच जो संबंध है वो सीधा है, लेकिन 3 से 4%, ठीक है। तो भारत में हम लोग कितने पे काम कर रहे हैं? तो हम लोग काम कर रहे हैं 4% पे, ठीक है। अब देखो ये प्योर साइंस तो है नहीं, आप कहोगे सर 4% होगा तो 4.25 क्यों नहीं होगा? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। यानी 3 से 4%, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ग्रोथ के लिए एक जरूरी कंडीशन है, 3 to 4%। लेकिन वही इन्फ्लेशन की दर जब 4% को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, 4% को क्रॉस कर जाता है, तो फिर जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। यानी जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वही जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, मैं रिपीट अगेन कि वही जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाए 4%, ठीक है, तो वही इन्फ्लेशन ग्रोथ को चौपट कर देता है, ठीक है। यानी दो तरफा रिलेशन है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों के बीच जो है किस तरह का संबंध है? तो अप टू 4% डायरेक्ट, सीधा अप टू 4% डायरेक्ट, ठीक है, यानी, ठीक है, जरूरी है, ठीक है, इन्फ्लेशन के बिना ग्रोथ नहीं। लेकिन 4% को जब क्रॉस कर जाता है तो रिलेशनशिप बिकम्स इनवर्स, उल्टा हो जाता है। यानी जो इन्फ्लेशन
ग्रोथ के लिए ज़रूरी कंडीशन है, वही जब 4% को क्रॉस कर जाएगा तो फिर वही इन्फ्लेशन आपके ग्रोथ को ही चौपट कर देगा। तो दो तरफा संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये पैराडॉक्स। ये पूरे डिटेल में आप पढ़ते हैं जब हम लोग मेंस की बात करते हैं। और इस कंसेप्ट के आसपास देखोगे तकरीबन मेंस के 1/3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 1/3 कम नहीं। क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछा जाता है कि थीम बिल्कुल सेम होता है, इसलिए आराम से आप जो है नब्ज पकड़ के और लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ठीक है 3 to 4% आप पढ़ते होंगे पेपर में। ठीक है, जब महंगाई की दर बहुत ज़्यादा होती है 8% 10%, तो पेपर में खास करके हिंदी का जो न्यूज़पेपर है उसका हेडलाइन तो ऐसे ही अच्छा होता है। तो पेपर के हेडलाइन में क्या आया, महंगाई ग्रोथ को खा गया। ठीक है, महंगाई ग्रोथ को खा गया, इसका मतलब ठीक है कि दोनों का रिलेशन जो है इनवर्स है। ठीक है, उल्टा हो चुका है, यानी महंगाई की दर जो है 4% से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी जाना कि ग्रोथ, भारत सरकार काम कर रही है ग्रोथ थ्योरी पे, आरबीआई काम करती है इन्फ्लेशन थ्योरी पे। तो दोनों के बारे में, जब दोनों के बीच क्या संबंध है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक ना आप तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी समझ पाएंगे, ना भारत सरकार का ग्रोथ थ्योरी। खास करके जो यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्लियर है, यानी अप टू 4% डायरेक्ट है। इनफैक्ट 3 से 4% तो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, अगर कीमतें घट रही हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए उससे बेकार कुछ नहीं होता है, क्योंकि घटते हुए कीमत पे कोई भी उत्पादक वर्ग जो है इनिशिएटिव नहीं लेगा। और ठीक है, जो उत्पादक वर्ग है, जो ड्राइवर है, उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव हैं, बहुत सारे हैं। जैसे मैं कुछ नाम बता ही देता हूँ। जैसे मान लो, देखिए, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी पॉलिसी अच्छी हो, सस्ते एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी हो। बहुत से केस में सरकार चाहे तो उनको सब्सिडी दे सकती है। जो भूमि अधिग्रहण से कानून हो वो भी क्या हो, सिंपल हो। ठीक है, तो ये लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन इनमें से सबसे बेहतर किसको माना जाए? ठीक है, इसमें से किसको आप बेस्ट कहेंगे? ठीक है, तो बेस्ट जो है इसमें से कोई नहीं है। बेस्ट इंसेंटिव होता है कीमतों का बढ़ना, यानी इन्फ्लेशन, और 3 to 4%। क्योंकि 3 से 4% जैसे इन्फ्लेशन होगा, कीमतें जैसे बढ़ती है, प्रोड्यूसर्स खुद ब खुद क्या करेंगे? ठीक है, प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, और प्रॉफिट से बेहतर कोई इंसेंटिव नहीं हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप जहाँ भी रहते हैं तो आसपास जो है, जो बाजार है, चौक है, ठीक है, गली बॉल है, तो देखोगे कोई एक आदमी किसी एक चीज़ का बिजनेस शुरू किया, खूब चल पड़ा। कुछ दिन बाद देखोगे सब लोग वही बिजनेस करें, सब लोग वही बिजनेस करें। ठीक है, बहुत उदाहरण है। चाहे शुरुआती दौर में पीसीओ बूथ था, उसके बाद इंटरनेट कैफ़े आ गया, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज शॉप आ गया, XYZ। तो ये जो कारण है, कीमतें बढ़ती हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ेगा, तो अपने आप जो है, तो डबल रिलेशन है। ठीक है, अप टू 4%, ध्यान रहे, अप टू 4%। तो जब तक महंगाई की दर 4% तक है तब तक क्या है, दोनों में सीधा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तब तक इन दोनों के बीच तकरार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही महंगाई की दर 4% को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, वो ग्रोथ को चौपट करेगा। तो तब चूंकि क्या होता है कि दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ठीक है, और तब जो है महंगाई की दर जब 4% को ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई और भारत सरकार बीच क्या होता है, खींचातानी शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा जब से सुब्बाराव जी आरबीआई गवर्नर बने थे, तो तब से भारत सरकार आरबीआई के बीच में क्या हो रहा है, बहुत से मुद्दों पर तकरार है। तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही महंगाई की दर 4% को क्रॉस करती है तो आरबीआई फिर क्या करता है, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट को बढ़ा दिया। आपने पढ़ा बैंकिंग, रेपो रेट जब बढ़ गया तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंकों से जो आरबीआई को लोन मिलता है वो महंगा हो गया। तो वो भी क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे कि आगे जो है, यानी हमें आपको लोन महंगा कर देंगे। ठीक है, यानी बैंक से जो पैसा निकल के मार्केट में आ रहा है महंगा हो गया। ठीक है, और ये जो है सरकार के ग्रोथ थ्योरी को हर्ट करता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, सस्ते एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था, यानी पूंजी की जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि हो और साथ साथ सस्ती भी हो। लेकिन जैसे ही आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाती है तो उसका असर उल्टा होता है। ठीक है, एक तो पूंजी की उपलब्धता कम हो जाएगी और ऊपर से वो महंगी हो जाएगी रेपो रेट के बढ़ने से। तो जो भारत सरकार के ग्रोथ थ्योरी के लिए क्या है, ठीक है, नुकसानदायक है। तो ये सब तब होता है, प्रॉब्लम दोनों के बीच में है, जब महंगाई की दर 4% ज़्यादा हो। ठीक है, तो 3 से 4% ये जो है ग्लोबली माना गया है, इट्स आइडियल। 3 से 4%, ठीक है, आइडियल माना गया है। तो भारत में हम लोग कितना टारगेट करें, तो आपने पढ़ा होगा 3 साल पहले भारत सरकार और आरबीआई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, यानी कितना इन्फ्लेशन, ठीक है, हमें टारगेट करना है।
तो भारत सरकार काम करिए 4% पे। यानी भारत में जो महंगाई की दर है उसको कितना पे मेंटेन करना है, 4% पे, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है। अब चूंकि एग्जैक्ट 4% तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कीमतों पे आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। अब मान लो कच्चा तेल महंगा हो गया तो आरबीआई क्या करेगा, मानसून फेवर में नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए ठीक है आरबीआई को जो है ठीक है दिया गया है ±2%, ±2%। यानी महंगाई की दर जो है 2% ज़्यादा 2% कम, यानी 2 से 6% के बीच में अगर है तो माना जाएगा कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ठीक है वो सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। लेकिन अगर डेविएशन ज़्यादा है, यानी या तो 6% से ज़्यादा हो गया या 2% से कम हो गया, और वो भी लगातार 3 महीने तक, वो भी लगातार 3 महीने तक, यानी जो महंगाई की दर है जो कौन मापता है, सीपीआई कंबाइंड जो हमने पढ़ा। तो अगर महंगाई की दर जो है इससे ज़्यादा हो जाए, यानी ±2% का छूट दिया गया है, यानी महंगाई की दर अगर 6% को क्रॉस कर जाए या 2% से कम हो जाए, यानी कि रेंज से बाहर निकल गया, और दोनों केस में इकॉनमी को नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर महंगाई की दर जो है इस रेंज से बाहर है और वो भी लगातार 3 महीने तक, तो फिर तब आरबीआई को भारत सरकार को लिखित में ठीक है एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है ठीक है महंगाई के दर को इस रेंज में रखने में असफल रही है, ठीक है। तो जब हम सीपीआई की बात करें तो 2014 से जब ये सरकार बनी, चूंकि 2012-13 में महंगाई की दर बहुत ज़्यादा थी, नतीजा ग्रोथ रेट फॉलो हो रहा था। लेकिन 2014 से जब ये सरकार बनी है तो कुल मिला के हम देख सकते हैं, खास करके पिछले 3 साल में देखें तो जो सीपीआई जो है वो 4% ठीक है इसी रेंज में रहा है। पिछले 2 महीने को अगर छोड़ दें, 2-3 महीने को, तो फिर से बढ़ना शुरू हुआ। जून का आंकड़ा ठीक है मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो ये जो है अब थोड़ा सा 6% को क्रॉस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखें अगस्त में जो जुलाई का आंकड़ा आता है तो ठीक है तो क्या होता है, कितना रहता है सीपीआई का रेट। मुझे नहीं लगता कि जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो सब चीज़ का दाम जो है रुका हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है इस 4% को पूरा करना, ठीक है। क्योंकि महंगाई की दर को कितना टारगेट करना है, 4%, मैंने अभी बताया। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ±2% का है, लेकिन महंगाई की दर जैसे ही ज़्यादा होगी, इस लिमिट को क्रॉस करेगा, आरबीआई फिर जो है इन्फ्लेशन थ्योरी पे काम करेगा। आरबीआई जितने भी रेट हैं सबको क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे कि आरबीआई से जो बैंकों को लोन जाता है वो महंगा होगा, तो बैंक भी आगे क्या करेंगे, ब्याज दर को बढ़ाएंगे महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगी, ये भारत सरकार को क्या होगा, ठीक है, कि ग्रोथ थ्योरी को प्रभावित करेगा। याद रहे ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन है, एक कंडीशन है सस्ते एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है, जो निवेश करेगा, जो प्लांट लगाएगा, मशीन लगाएगा, उसमें बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। वो उत्पादन करेगा तभी हमारा आपका रोल आएगा, ठीक है, तभी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो उत्पादक वर्ग के लिए जो देश का ड्राइवर है उसके लिए क्या चाहिए, सस्ता पूंजी और पर्याप्त पूंजी, ठीक है, ये कंडीशन है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भारतीय बाजार में क्या हो, घटता रहे। लेकिन जैसे 4% को क्रॉस करेगा, आरबीआई तो क्या करेगी, इन्फ्लेशन थ्योरी पे काम करेगी। आरबीआई रेट को बढ़ाएगी, जिससे न सिर्फ पूंजी की उपलब्धता कम होगी बल्कि ब्याज दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो सस्ते एवं पर्याप्त पूंजी के बदले महंगे एवं अपर्याप्त पूंजी की उपलब्धता होगी, जो भारत सरकार के ग्रोथ थ्योरी को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट आया इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बहुत ही ठीक है एक अच्छा कंसेप्ट है। और यहाँ पे इस 4% को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को अपने मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताया, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन का एक बड़ा रोल होता है अर्थव्यवस्था में, यानी सही भी है गलत भी है, डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है। महंगाई बहुत तरह के होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिमांड पुल, तो एक बार उसको अच्छे किसी बुक से पढ़ लें और ये चीज़ें जो है आपके काम आएगी, ठीक है। तो फिर जो है अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ।